आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स का दूसरा लेक्चर। हमने पहला लेक्चर फार्मेकोकाइनेटिक्स का जिसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने कि फार्मेकोकाइनेटिक्स होता क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी देखा था, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। हमने आपको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से किसी भी ड्रग को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। कहां से? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, तब जाकर के उसका फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस होगा। तो अब यहां पर हम लोग को जो बात करना है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फार्मेकोकाइनेटिक्स में आपका 4 प्रोसेस आता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म और एक होता है एक्सक्रीशन। नहीं तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद कैसे रखते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। हमने आपको कहा था कि एक एक करके इस सारा प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन को, है ना। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव साइट टू सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? ड्रग मॉलिक्यूल्स का। कहां से? इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि आप ओरल रूट से ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट से ले रहे हैं, या क्यूटेनियस रूट से ले रहे हैं, या पेरेंट्रल रूट से ले रहे हैं। पेरेंट्रल रूट में मींस मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर से ले रहे हैं, या इंट्रावेनस रूट से ले रहे हैं। तो आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ड्रग का, वहां से कहां पहुंचना आपका, इनटू सर्कुलेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि जब ड्रग एब्जॉर्प्शन का हम बात करेंगे तो वहां पे ढेर सारा फैक्टर होता है जो क्या करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, या कह सकते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, है ना। अब देखिए ड्रग 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है लिपिड सॉल्युबल और एक हो सकता है वाटर सॉल्युबल। और हमने आपको पहले बताया कि जितना भी फार्मेकोकाइनेटिक प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, तो पहले ड्रग को कहां पास करना होता है, तो उसको पास करना होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, है ना। अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास करने के लिए अब क्या यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, तो देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारा कैसा होता है, तो लिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, और क्या होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल होता है। और वहां पर क्या होता है आपका प्रोटीन, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, वो इम्बिडेड होता है कहां पे, लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो अब यहां पर पॉइंट ये उठता है कि ड्रग आपका कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। अगर ड्रग आपका लिपिड सॉल्युबल होगा तो आसानी से वो क्या करेगा, आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपका लिपिड बाइलेयर में बना हुआ है। तो ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दूसरा चीज होगा कि ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है तो फिर उसको चाहिए पोर, है ना। पोर का मतलब क्या होता है, होल, नहीं तो उसको क्या चाहिए, पोर चाहिए, या कैरियर प्रोटीन चाहिए जो क्या करेगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाएगा। तो यहां पर क्या होता है, एक्वापोरिन होता है जो वाटर सॉल्युबल ड्रग को क्या करता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने का काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम सॉल्युबिलिटी पे बात करें ड्रग का, तो एक ड्रग होगा आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा और एक ड्रग आपका होगा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से क्या करेगा, ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपका बना हुआ है किस चीज से, लिपिड बाइलेयर से,
है ना। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से क्या करेगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर आपका वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा, है ना, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा तो इसको चाहिए होगा पोर, है ना, यहाँ पे या पोर या कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा। तो कैरियर प्रोटीन के मदद से यहाँ पे एक्वापोरिन होगा जो क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाएगा। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग को क्रॉस करने के लिए पोर चाहिए होगा, और जबकि आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग को पास करने के लिए हमें कोई प्रोपोर का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि इसका लिपोफिलिक नेचर होगा। लिपोफिलिक नेचर का मतलब क्या होता है, लिपिड लविंग ड्रग या लिपिड लविंग ग्रुप कह सकते हैं, जिसको हम लोग लिपोफिलिक नेचर कहते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक का नेचर जैसे कैसे होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग ग्रुप, है ना, और लिपोफिलिक अगर कह रहे हैं तो लिपिड लविंग ग्रुप। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा लिपोफिलिक नेचर का होगा, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा। तो एक तो ये भी फैक्टर है कि आपका ड्रग कैसा है, लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। दूसरा फैक्टर आएगा पीएच। दूसरा फैक्टर क्या होगा, पीएच। अब देखिए जब हम पीएच का बात करेंगे तो यहां पर दो पॉइंट आएगा कि पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे अगर मान लीजिए ड्रग आपका एसिडिक है, तो ड्रग अगर एसिडिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां पे होगा, स्टमक के अंदर होगा, क्योंकि स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। हमारा गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। एप्रॉक्स आपका कितना होता है, 1.5 से लेकर के 3.5 पीएच होता है आपका स्टमक का। तो वहां पर अगर मान लीजिए कि आपका ड्रग अगर एसिडिक नेचर का है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां पे होगा, स्टमक के अंदर होगा। लेकिन अगर ड्रग आपका क्या है, बेसिक नेचर का है, जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, इसको हमने रेड कलम से दिखाया है कि इसको एसिडिक ड्रग को। तो यहां पर अगर ड्रग एसिडिक है तो स्टमक के अंदर पीएच एसिडिक होता है, तो यहां पर इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्टमक में ज्यादा होगा। लेकिन अगर ड्रग आपका बेसिक नेचर का है, ड्रग कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो अगर ड्रग बेसिक नेचर का होगा तो ये क्या होगा, स्टमक में आयोनाइज कर जाएगा, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। जहां हमने एरो साइन नीचे दिखाया है इस तरह से, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, और जहां पे एरो को हम एवं दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ अगर बेसिक ड्रग होगा तो स्टमक में क्या होगा, आयोनाइज कर जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। लेकिन उसी बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में अगर हम बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो अबाउट कितना होता है, 7.4। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पीएच स्केल पे बात करते हैं तो 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से आगे क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 के बाद जब हम लोग जाते हैं तो बेसिक होता है। नहीं, जैसे यहाँ पे हमने पीएच स्केल को दिखाया है, आप देख सकते हैं कि 7 पे क्या होता है, पीएच न्यूट्रल होता है, और इधर की ओर जाएंगे तो एसिडिक होगा, और इधर की ओर जाएंगे तो बेसिक होगा। तो 7.4 क्या होगा, बेसिक पीएच होगा। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बेसिक ड्रग जाएगा, बेसिक नेचर का ड्रग, है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन अगर एसिडिक ड्रग है तो उसका कहां एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो पीएच भी एक फैक्टर है जो आपका क्या करता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने का काम करता। नहीं, पीएच भी एक फैक्टर है जो क्या करता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। उसके अलावा और फैक्टर क्या हो सकता है, तो और फैक्टर आपका हो सकता है सरफेस एरिया ऑफ ड्रग। नहीं, तो ड्रग का सरफेस एरिया आप सोच करके देखिए कि अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स है और उसका सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, वहां पे कम होगा। नहीं, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे आप कोई क्रीम वगैरह, है ना, क्रीम लगाते हैं आप अपने स्किन के ऊपर, है ना, तो अगर एक ही जगह पे हम क्रीम को रख देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही दूर में होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दर्द के लिए आपने क्रीम लिया, है ना, आपको चोट लग गया, आपने क्रीम लिया और उसको ऐसे ही यहाँ पे लगा के छोड़ दिया, तो यहाँ पर लगा करके छोड़ दीजिएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इतना ही एरिया में होगा, कम एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन उसी को हम पूरी तरह से इस तरह से मिला दिए, है ना, तो अगर आप मिला दीजिएगा उसको तो एब्जॉर्ब, वहां सरफेस एरिया क्या हो गया, उसका बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा से ज्यादा एरिया में होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर
कह सकते हैं सरफेस एरिया ड्रग का ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही चीज यहां हमने दिखाया है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, सरफेस एरिया अगर बढ़ता है ड्रग का तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, और सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, तो पार्टिकल साइज जितना ही छोटा होगा ड्रग का, पार्टिकल साइज जितना ही छोटा होगा ड्रग का, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर हमने एक ड्रग मॉलिक्यूल्स को दिखाया है, और इस ड्रग मॉलिक्यूल्स का जब हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करना मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देना, है ना। तो अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स है, ये लार्ज साइज है और इसका डिसइंटीग्रेशन होकर के ये स्मॉल साइज में आया, तो जब ये स्मॉल साइज में आएगा, पार्टिकल साइज इसका छोटा हो गया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन भी ड्रग का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक ये भी फैक्टर है आपका। चौथा फैक्टर आपका है फर्स्ट पास और बाई पास मेटाबॉलिज्म। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फर्स्ट पास और बाई पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। तो अगर लीवर इन्वॉल्व हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, नहीं, लीवर अगर इन्वॉल्व हो रहा है मेटाबॉलिज्म में तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास, और अगर लीवर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई पास, है ना। जैसे अगर कोई ओरल रूट से हम मेडिसिन को लेते हैं, तो ओरल रूट से मेडिसिन को लेंगे तो मेडिसिन कहाँ जाएगा, ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस में उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा और वो पहुंच जाएगा स्टमक के अंदर। फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ जाएगा, आपका पोर्टल वेन के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, आपका वो लीवर में पहुंचेगा। जब वो लीवर में पहुंचा तो वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वहां से फिर वो सर्कुलेशन में जाएगा, वहां से वो कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा। लेकिन अगर कोई पेरेंट्रल रूट आप लेते हैं, जैसे हमने आईवी लिया, तो आईवी रूट लीजिएगा, पेरेंट्रल रूट लीजिएगा, तो ड्रग डायरेक्टली आप कहां डाल रहे हैं, पेरेंट्रल रूट में, आईवी रूट में ड्रग कहां डाल रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम डाल रहे हैं। नहीं, डायरेक्टली ड्रग को कहां पहुंचा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हैं। तो वहां लीवर क्या हो गया, बाईपास हो गया, लीवर पीछे छूट गया, है ना। अब लीवर पीछे छूट गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। नहीं, जबकि अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन होने में, सर्कुलेशन में जाने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और बाई पास मेटाबॉलिज्म ये भी डिपेंड करेगा फैक्टर पे कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसी चीज को यहाँ हमने दिखाया है कि हमने एक टैबलेट लिया और इसको हमने ओरल रूट से लिया। कहां से लिया, ओरल रूट से लिया। तो ओरल रूट से लेंगे तो कहां पहुंचेगा, ओइसोफेगस में। यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, पहुंच जाएगा स्टमक में। नहीं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर जाएगा, आगे स्वेल करते चला जाएगा और पीछे नैरो होते चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के माध्यम से पहुंचा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये पहुंचेगा पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में पहुंचेगा। अब यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होगा लीवर के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, नेचर को चेंज किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग का होता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तब ये पहुंचेगा कहां, ब्लड में, सर्कुलेशन के लिए। लेकिन अगर इसी जगह पे हम इंजेक्शन ले लेते हैं, मतलब पेरेंट्रल रूट से हम लोग लेते हैं मेडिसिन को, तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली कहां पहुंचेगा ड्रग, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, मतलब डायरेक्टली सर्कुलेशन में पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका लीवर क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास मेटाबॉलिज्म या बाईपास बोलते हैं लीवर यहाँ पे। तो ये भी फैक्टर हो सकता है। इसके अलावे ड्रग एब्जॉर्प्शन का और भी कुछ फैक्टर होता है, जैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, पार्टिकल साइज हो गया। कोई डिजीज अगर है तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। नहीं, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, पार्टिकल साइज, डिजीज, है ना। तो ये सभी डिजीज तो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर में ही आता है। लेकिन जैसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और पार्टिकल साइज का बात करते हैं, तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर आता है, जो क्या करता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो ये सब सारा फैक्टर है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना।
अब इसके बाद जो हम लोग को आगे बात करना है वो हम लोग को बात करना है बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है इसके ऊपर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, उसको हम लोग एक डायग्रामेटिकली कर्व से है ना, या कह सकते हैं ग्राफ के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।